मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट यानी बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर का यूनिट नंबर 4 चल रहा था। और आपको पता है यूनिट नंबर 4 में 3 चैप्टर थे। चैप्टर 1 सिलेक्टिव हिप्नोटिक्स, चैप्टर 2 था एंटी साइकोटिक ड्रग्स एंड चैप्टर 3 इज द एंटी कन्वर्जेंट ड्रग। तो 2 चैप्टर हम लोग ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं, इसके पहले लेक्चर्स आपने देखे हैं। इसका चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 4 2 लेक्चर में 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, फिर हम यूनिट 5 पे जाएंगे और सिलेबस खत्म करेंगे। तो आज के चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, चैप्टर 3 है एंटी कन्वर्जेंट ड्रग। तो एंटी कन्वर्जेंट का यानी इसको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम जानेंगे कि एपिलेप्सी क्या होती है, सीजर क्या होता है, एपिलेप्सी कितने प्रकार के होते हैं, हम इसको जानेंगे। सबसे पहले इसको समझेंगे, ये हमारा फार्माकोलॉजी में भी काम आएगा। ये लेक्चर हम कोलॉजी में भी पढ़ेंगे, सेम लेक्चर, तो दोनों में कवर हो जाएगा हमारा। तो एपिलेप्सी क्या है, सीजर क्या है, इसको पहले समझिए। देखिए आपको मैं जनरल समझा दूं भाषा में। आपने किसी पेशेंट को देखा होगा मिर्गी आते हुए, एक मिर्गी का दौरा होता है, इस पे उसके अचानक से कुछ सेकंड्स के लिए होते हैं, 4 सेकंड मतलब 1 मिनट 2 मिनट के लिए, 25-30 सेकंड के लिए सडन बंदा गिर जाता है और गिरने के बाद उसके पूरे हाथ पैर में झटके बहुत तेज होते हैं। आपने पेशेंट देखे होंगे, ठीक है। वो पेशेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको शायद स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो उस पर क्या होता है कि अचानक से उसको झटके आते हैं, झटके आते 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 उसके मुंह से कुछ झाग निकलने लगता है और उस कुछ देर उसके मसल्स काफी तेज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो उसके कॉन्शियस पूरी बॉडी से खो जाता है और वो काफी देर तक रहता है। और कुछ देर बाद वो जब वो चीजें झटके आने खत्म हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो झटकों को सीजर कहते हैं। झटकों क्या बोलते हैं, सीजर। और सीजर का आना है क्या है, एपिलेप्सी। तो सीजर और एपिलेप्सी हम कह सकते हैं दोनों लगभग एक ही चीज। क्लियर हो गया, दोनों लगभग एक ही चीज है। तो इस केस में क्या है कि उसमें जब झटके आते हैं बॉडी में लगातार, तो कुछ देर बाद 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद पेशेंट ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। आपने गाँव में देखा होगा कि लोग कहते हैं, अरे मिर्गी आ गया, जूता सुखाओ जूता सुखाओ। वो गलत है, वो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप जूता सुखाएंगे तो उसका मिर्गी का दौरा ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। एक्चुअल में होता क्या है कि 1-2 मिनट के बाद वो पेशेंट ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। तो न जाने किसी ने बहुत पहले किसी ने किसी पेशेंट का जूता उता सुखा दिया होगा और 1-2 मिनट बाद वो शांत हो गया होगा, तो उसको लगा होगा इसी से ठीक हुआ। और हमारा हिंदुस्तान तो आप जानते ही है, विवेक कम लगाना है, परंपरा ज्यादा निभाना है, एक ने कह दिया तो सबको वही करना है। तो इसीलिए लोग ये बात कहते हैं, एक्चुअल में ये नहीं है। आप पढ़े लिखे लोग हो, आप ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें आप मत करिएगा क्योंकि जूता सुखाओगे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप सुखाओ या ना सुखाओ 1-2 मिनट बाद वो चीजें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से मिर्गी क्या होता है, एपिलेप्सी क्या होता है, आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपने किसी पेशेंट को आसपास तो देखा ही होगा। अगर नहीं देखा होगा तो यूट्यूब पे जाकर ढेर सारी वीडियोस पढ़िए कि पेशेंट सफरिंग एपिलेप्सी या सीजर, तो ढेर सारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी, कैसे झटके आते हैं, कैसे होता है, वो एक बार देख लो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द एपिलेप्सी। तो जो एपिलेप्सी वर्ड है वो ग्रीक भाषा के एपिलेम्बर वर्ड से मिलकर बना है। एपिलेप्सी इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड एपिलेम्बर ऑफ ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब होता है टू सीज। टू सीज मतलब होता है रोक देना, हर काम को रोक देना। हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज होती है, बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं, वो सारे उस वक्त बंद हो जाते हैं, सीज हो जाते हैं और हमको झटके आने शुरू होते हैं। इसी को सीजर बोलते हैं, सीज बोलते हैं। तो एपिलेप्सी वर्ड जो है एपिलेम्बर वर्ड से मिलकर बना है। तो हेडिंग हमारी एपिलेप्सी या सीजर है। तो हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट कॉमनली सीजर इज आल्सो नोन एज एपिलेप्सी, ठीक है। एंड आल्सो नोन एज, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एपिलेम्बन एंड द एपिलेम्बन मींस टू सीज, ठीक है। इसका मतलब होता है टू सीज होता है। ये एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है कि हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। यानी ये बीमारी ना लीवर की है, ना किडनी की है, ना लंग की है, ना मसल्स की है। हमारे हाथ पैर कांपते हैं तो हड्डियों की भी नहीं, मसल्स की भी नहीं है, ये सिर्फ ब्रेन की प्रॉब्लम है। इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब ये कैसे होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये कैसे होता है समझिए। देखिए हमको पता है कि हमारा जो ब्रेन है, ये हमारा जो ब्रेन है सभी अलग अलग ऑर्गन्स को, चाहे वो मसल्स हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो जो भी हो, सभी अलग अलग ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। और जो कंट्रोल करता है, तो जिस न्यूरॉन से कंट्रोल करता है, एक न्यूरॉन जो होती है जो ब्रेन से ऑर्गन से ब्रेन को सिग्नल भेजती है, उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। आपको ऑलरेडी पता है, यानी हमारे जो न्यूरॉन्स है जिससे हमारे ऑर्गन कनेक्टेड है, तो जो ऑर्गन से ब्रेन को सिग्नल जाता है वो सेंसरी है। और फिर ब्रेन हमारे ऑर्गन को जो कमांड देता है वो है मोटर। तो आपको पता है कि 2 प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी और मोटर। सेंसरी से ऑर्गन से सिग्नल जाएगा ब्रेन में और ब्रेन से जाएगा मोटर पे। हम जो चलते हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं, हम कुछ भी काम करते हैं, उन इस डैश केस में सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स में, दोनों में न्यूरॉन्स में न्यूरोट्रांसमिशन लगातार चलता रहता है, ठीक है। जब तक न्यूरोट्रांसमिशन नहीं होगा हमारे सिग्नल ब्रेन तक नहीं जाएंगे, और जब तक न्यूरोट्रांसमिशन नहीं होगा सिग्नल हमारे ब्रेन से ऑर्गन में नहीं आएंगे। तो जो जाने वाला काम सेंसरी और आने वाला काम मोटर है, दोनों का काम अलग है, सेंसरी और मोटर, ठीक है। तो अब सेंसरी और मोटर का जो ये काम चल रहा है, क्या है, सिग्नल्स पास हो रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। और आप थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो आपको पता है कि ये कब होता है, जब ये न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन होता है। कैसे होता है, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, याद है,
3 स्टेप थे, रिपोलराइजेशन, एक्टिव रिपोलराइजेशन, याद आया? वो पूरा एक मैकेनिज्म यहाँ पे काम करता है। तो हमें पता है कि अच्छा क्या करें कि अगर हमारा ब्रेन जो आदेश देता है हमारे अंगों को कि मसल चलो कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, मसल चलो खुल जाओ, चलो डांस कर लो, चलो यार गाना गा लो, तो ये जो ब्रेन हमारे ऑर्गन से काम करा रहा है ये इन्हीं न्यूरॉन्स के न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन के द्वारा हो रहा है। अगर ये न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन हमारा खराब हो जाए, यदि सेंसरी और मोटर नर्व जो हमारा जो ट्रांसमिशन है वो रेट कई गुना बढ़ जाए या रेट घट जाए, इन दैट केस में हमारे ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे। इस तरह समझिए जैसे मेरा ये हाथ है, अब इस हाथ से मुझे लिखना है, तो जब मुझे इस हाथ से लिखना है तो मेरे यहाँ उंगलियों के यहाँ के मसल्स जब तक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होंगे, आई कैन नॉट राइट एनीथिंग, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख नहीं सकता। लेकिन अब क्या होता है, ब्रेन से सिग्नल गया, अच्छा ब्रेन से जब सिग्नल जाने वाला जो मोटर न्यूरॉन सिग्नल भेज रहा है वो सडन कई गुना इंक्रीज हो जाए, तो पता चला कि मैं लिख रहा हूँ कुछ और मेरे हाथ ऐसे 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 करेंगे, ऐसे से करेंगे, अब बहुत तेज झटके करेंगे, बहुत तेज तेज कॉन्ट्रैक्ट होगा और हम जो चाहेंगे लिखना हम लिख नहीं पाएंगे। उसी तरह पूरे बॉडी के सारे मसल्स में अगर इस तरह से बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाएगा तो हमारी बॉडी में झटके आने शुरू हो जाएंगे। इस झटकों को सीजर कहते हैं या कन्वल्जन कहते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है, इसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स का जो ट्रांसमिशन का रेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे हमारे बॉडी में अलग बॉडी के सभी ऑर्गन में जहां जहां ब्रेन का कंडक्शन है, कोऑर्डिनेशन है, सभी ऑर्गन में जो फंक्शन है उसका लॉस हो जाता है। क्लियर हो गया व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एपिलेप्सी? कि एपिलेप्सी सीजर में क्या हो रहा है कि जो ये सिग्नल्स हमारे ब्रेन से जाने वाले और सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स है वो काम करना बंद कर रहे हैं। तो इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। क्या होता है, ये ब्रेन की कमी है जिसपे न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन फंक्शन पे अफेक्ट पड़ता है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि एपिलेप्सी इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच द न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन ऑफ ब्रेन इज कंप्लीटली अफेक्टेड। ओके, तीसरा पॉइंट है एबनॉर्मल सेंसरी एंड मोटर न्यूरोनल डिस्चार्ज। मैंने कहा ना कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को जो ट्रांसमिशन का डिस्चार्ज रेट है वो नॉर्मल होता है तो शरीर सही काम करती है। अब ये एबनॉर्मल हो जाए, या तो बहुत घट जाए या तो बहुत बढ़ जाए, इन दैट केस में हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में फंक्शंस काम करना बंद कर देते हैं, सीजर आने लगते हैं, इसी को हम लोग एपिलेप्सी कहते हैं। ठीक है, तो एक साइड लिखेंगे कि इन एपिलेप्सी there is an abnormal sensory and motor neuronal discharge, so the function of all organs of body, function of muscles is completely changed. ठीक है, and seizures and convulsions are comes out, झटके आते हैं, which is called epilepsy या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, convulsion बोलते हैं या epilepsy बोलते हैं। कुछ और सिम्टम्स है, बेसिकली सिम्टम्स क्या है, क्रोनिक रिकरेंट प्रॉक्सिमल चेंजेस होते हैं। क्रोनिक रिकरेंट प्रॉक्सिमल चेंजेस क्या है कि जब ये हमारा सिग्नल ब्रेन अलग अलग ऑर्गन में ये डिस्चार्ज जो है वो फंक्शन हो गया तो उसके कारण जो भी चेंजेस ऑर्गन में आ रहा है उसको बोलते हैं क्रोनिक रिकरेंट प्रॉक्सिमल चेंजेस। कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं? सिम्टम्स की बात करें से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। पहले बात तो आपका ब्रेन का आपके ऑर्गन पे कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, आप पूरी तरह से कॉन्शियसनेस ऊपर चला जाएगा। आपके साथ क्या हो रहा है, जितनी समय पेशेंट को मिर्गी आती है उस समय उसके साथ क्या हो रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता। उस देर का उसको कुछ भी याद, आप पेशेंट जब ठीक हो जाएगा उससे पूछो कि यार तुम तो झटके आ रहे हैं तुम करे, तो उसको कुछ याद नहीं रहेगा क्योंकि उस समय उसका पूरा कॉन्शियसनेस होता है वो लॉस हो जाता है। दूसरा, एक्सेस ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी। मस्कुलर एक्टिविटी क्या है, उसको मसल में एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, वही हल्का सा हो रहा है वो बहुत तेजी से होने लगेगा और पूरी बॉडी में बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उसे बोलते हैं एक्सेस होगा, यानी एक्सेस ऑफ मैक्सुलर एक्टिविटी जो है कई गुना बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट है एब्नॉर्मल सेंसेशंस। ठीक है, उसके जो बॉडी के सेंसेशंस है, किसी को जैसे हम सेंसेशन हमारे क्या, हमें पता है कि हम यहाँ पैर रखेंगे तो गिर जाएंगे, हमारा सेंस काम कर रहा है, हमें पता है कि सामने जो बैठा है उसको हम गाली नहीं दे सकते या उसके सामने कुछ और नहीं कर सकते, सेंस हमारा काम कर रहा है। हमारे जो सेंसेशंस है वो एब्नॉर्मल हो जाएंगे पूरी तरह से, हम गिर भी जाएंगे, हम पड़ भी जाएंगे, हमको चोट भी लग जाएगी, हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, हमारी बॉडी के पूरे सेंसेशंस काम करना बंद कर देंगे। और ये जो हमारा एपिलेप्सी होता है ये कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक का होता है। ठीक है, हो सकता है 2-4 सेकंड का भी हो और हो सकता है 1-2 मिनट का भी हो, तो इसका जो ड्यूरेशन होता है वो अलग अलग बेसिस पे कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक का होता है। मेरे ख्याल से व्हाट इज द सीजर, व्हाट इज द एपिलेप्सी, ये क्या होगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मिर्गी किसे कहते हैं और क्यों होता है। क्लियर हो गया क्यों होता है, कैसे होता है, यह डेफिनेशन हमने आपने समझ ली और आपने यहाँ पे लिख लिया। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सीजर या एपिलेप्सी कि एपिलेप्सी कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, एपिलेप्सी बच्चों में आते हैं, बूढ़ों में आते हैं, अलग अलग एज में आते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स में आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे हाथ हिलते हैं, पूरा शरीर ठीक रहता है, कभी हमारे अंगूठे हिलते हैं, कभी पैर हिलते हैं, है ना, या कभी हमारा पूरा बॉडी हिलता है, तो उसके बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो एपिलेप्सी जो होती है, देखिए हमारा काम किसका है, ब्रेन का, ये ध्यान दीजिएगा, ब्रेन से ही होता है, जो पूरा का पूरा ब्रेन है, जो खोपड़ी के अंदर ब्रेन है, वो ब्रेन का ही अफेक्ट होने से सीजर या एपिलेप्सी होता है। तो ब्रेन के बेसिस पे ही उसको डिसाइड कर सकते हैं। 3 प्रकार के हमारे एपिलेप्सी होते हैं, एक जनरलाइज्ड एपिलेप्सी या जनरलाइज्ड सीजर,
दूसरा पार्शियल एपिलेप्सी या पार्शियल सीजर, इसको फोकल भी बोलते हैं, फोकल सीजर। और द लास्ट वन इज स्टेटस एपिलेप्सी या स्टेटस सीजर। 3 प्रकार के होते हैं। अब इसको समझिए, अगर हमारा जो एपिलेप्सी है वो पूरे ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है, यानी जो सीजर या झटके उठ रहे हैं वो हमारे ब्रेन के पूरे ब्रेन से, यानी जितना भी ब्रेन का वो पता है कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसका जो भी सारे पार्ट है, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, सारे जगह से अगर उसका इफेक्ट आ रहा है, यानी जब सारे जगह से आएगा तो पूरी बॉडी में आएगा। ये तो सीधी सी बात है, क्योंकि सारे जगह से मतलब हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट से अलग अलग ऑर्गन कनेक्टेड है, और जब सारा ब्रेन अफेक्टेड है तो पूरा ऑर्गन अफेक्टेड हो जाएगा। तो जब पूरे बॉडी से ब्रेन से होता है तो उसे कहते हैं जनरलाइज। अब जनरलाइज में 2 होते हैं, ग्रैंड मल और पेटिट। तो ग्रैंड मल सीजर और पेटिट मल सीजर, इसको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। अब इसको समझिए, ग्रैंड मल मतलब होता है ग्रैंड फादर, बाबा। अब पेटिट मतलब पोता, मतलब बाबा और पोते के बीच की डिस्टेंस है, यानी कि एक परिवार में जो बाबा जी होते हैं, जो बच्चा होता है पोता, इनमें जो बीमारी हो रही है इसको याद, ग्रैंड मल से याद करना। ग्रैंड मल मतलब किसमें होता है, ये ओल्ड एज में होता है या एडल्ट एज में होता है। भाई दादाजी बूढ़े होते हैं, और पोता जो होता है बच्चा होता है, छोटा होता है, किसमें होता है, चिल्ड्रंस में होता है। याद रखना, ग्रैंड मल जो होता है वो ओल्ड एज में है या एडल्ट में है, और जो पेटिट मल है वो बच्चों में। पोता जो छोटा होता है, छोटे बच्चे होते हैं, पोते के नाती पोता, तो वो छोटे होते हैं। तो इसको बताऊं अभी आगे क्या होता है। इसमें क्या होता है, जब पूरी बॉडी में सिम्टम्स उठेंगे तो जनरलाइज होता है। फिर ग्रैंड मल और पेटिट बात करेंगे। अगर हमारे पूरे बॉडी में नहीं हो रहा है, ब्रेन के किसी पार्ट से हो रहा है, किसी छोटे पार्ट से अगर वो सिम्टम्स उठ रहे हैं कन्वर्जन के, जैसे कि बेसिकली ब्रेन के कॉर्टेक्स पार्ट से, कॉर्टिकल रीजन से निकलता है, तो उसको बोलते हैं पार्शियल सीजर। ये पार्शियल सीजर में 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल पार्शियल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल। और अगर एक होता है स्टेटस, स्टेटस में क्या होता है कि देखो इस सब में क्या है कि हमारा कुछ मिनट या कुछ सेकंड तक एपिलेप्सी बनी रहती है। लेकिन अगर एपिलेप्सी के झटके आधे घंटे तक बने रहे, ये बहुत रेयर केस में होता है कि आधे घंटे का मतलब है कि तुम्हारा ब्रेन पूरी तरह से डैमेज हो चुका है या हो रहा है, और झटके या तो आ रहे हैं रुक रुक के आ रहे हैं, मतलब अभी एक झटका आया और तुमको थोड़ा सा भी होश नहीं आया, तुमको कोई बैठा के पानी पिलाने वाले, तभी तुमको दोबारा झटका फिर जा गया, और फिर तुमको उठाया, सही किया, फिर झटका आ गया। तो मतलब आधे घंटे तक लगातार झटके आते रहेंगे आपको, ब्रेन पूरी तरह से डैमेज होता रहेगा, इंसान की जान भी जा सकती है। उसे बोलते हैं स्टेटस सीजर, यानी ये बहुत खतरनाक है। अदरवाइज जनरल केसेस 2 होते हैं, जनरलाइज और पार्शियल। अक्सर जो दिखाया जाता है जनरलाइज और पार्शियल दिखाया जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं एक बार। चलिए तीनों को समझ लेते हैं कि तीनों सीजर में डिटेल में पढ़ना है, जनरलाइज सीजर, पार्शियल सीजर और स्टेटस सीजर। ठीक है, देखो एग्जाम में कई बार पूछा गया टाइप्स ऑफ सीजर, कोरोजी में पूछा गया है, मेडिसिन में पूछा गया, इसलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन डिटेल में कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि जनरलाइज सीजर में क्या होता है कि जो हमारा पूरा का पूरा ब्रेन इन्वॉल्व हो, यानी सीजर किसी एक पार्ट से ब्रेन के नहीं उठ रहा है, वो झटके जो प्रॉब्लम है वो पूरे ब्रेन से उठ रहा है, तो उसको बोलते हैं इन्वॉल्व इंटायर ब्रेन। बल्कि क्या लिखेंगे हम लोग, पहला पॉइंट, इन दिस सीजर द इंटायर ब्रेन इज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन या सीजर्स, इट इज नॉट अराइव्ड फ्रॉम द एनी सिंगल पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 प्रकार होते हैं, ग्रैंड मल और पेटिट मल, बताया ना, दादाजी और पोताजी। तो ग्रैंड मल का एक नाम होता है टोनिक क्लोनिक सीजर, और पेटिट मल का नाम होता है चिल्ड्रन या एब्सेंस सीजर। एक चीज ध्यान समझिएगा कि एग्जाम में जीपैट में कई बार पूछा गया है कि इसका अदर नाम, ग्रैंड मल सीजर का एक नाम होता है टोनिक क्लोनिक सीजर, और पेटिट मल का होता है एब्सेंस सीजर। याद रखिएगा, मैं आपको तरीका बताता हूँ। जो ग्रैंड फादर है वो लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनको ताकत चाहिए होती है, तो अक्सर टॉनिक पीते हैं और क्लिनिक जाते हैं, है ना। अक्सर बूढ़े लोग टॉनिक भी पीते हैं और कहाँ जाते हैं, क्लिनिक जाते हैं। तो याद रखिएगा, ग्रैंड मल से टॉनिक क्लिनिक, है ना। ग्रैंड फादर जो है वो टॉनिक पीते हैं, क्लिनिक जाते हैं, तो टॉनिक क्लिनिक सीजर याद रखिए, ये वर्ड याद रखिएगा। और जो बच्चे होते हैं पोते, पेटिट मल, वो अक्सर घर से गायब ही रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, यहाँ खेल रहे हैं, वहाँ खेल रहे हैं, तो अब्सेंस, यानी घर से क्या रहते हैं, अब्सेंस। याद रखिएगा, पेटिट मल को अब्सेंस सीजर भी कहते हैं। इस तरह से याद रखेंगे तो आपको वर्ड हमेशा याद रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ग्रैंड मल सीजर या क्या सीजर होता है। ये बेसिकली क्या होता है, ये इसमें एक ऑरा, यानी इसमें स्टार्टिंग कैसे होती है, सबसे पहले एक ऑरा डेवलप होता है। जिस पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो रही है उसको पहले फील होता है कि उसके आसपास कोई है, उसके आसपास कोई है, उसके शरीर में एक, जैसे होता है ना, क्या इसको समझिए, मैं एक छोटी सी बता रहा हूँ, एक कहानी है कि कहानी क्या है, इस मूवी में देखा होगा, कोई बैठा है और अचानक से कोई आत्मा पीछे से आई, उसके शरीर में घुस गई, और जब शरीर में आत्मा घुस गई तो वो लगा नाचने गाने झटके करने। सेम यही स्टोरी है कि एक वो ऑरा फील करता है, उसको लगता है कि उसके आसपास कोई है, उसको डिस्कम्फर्ट होता है, मतलब पहले स्टार्टिंग ऐसे होती है, उसके आसपास कोई है, उसको एक ऑरा फील होगा। उसके बाद वो बायलैटरल मस्कुलर जर्क, फिर उसके शरीर के सभी पार्ट में मस्कुलर जर्क आना शुरू हो जाएगा, नहीं मसल में, हाथ मांसपेशियों में झटके आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि इसमें फिर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। इस प्रकार के जनरलाइज में दोनों में, जनरलाइज याद कर लो कि जनरल सीजर में कॉन्शियसनेस लॉस होता है और पार्शियल वाले में कॉन्शियसनेस लॉस नहीं होता, क्योंकि ब्रेन के कुछ ही पार्ट से होता है।
ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि होगा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, मसल्स में स्पाज्म होता है, मसल्स में ऐंठन होती है, और ये वाला जो आपका सीजर है वो 2 से 5 मिनट तक चलता है, सबसे लंबा 2 से 5 मिनट तक। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कैसे जो पॉइंट बता बस वही पॉइंट अगर आप लिख देंगे तो बहुत काफी है आपके लिए। क्या लिखोगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टोनिक क्लोनिक सीजर। दूसरा, in this season the starting is beginning is start from aura and then after bilateral muscular journey. In this type of seizure the loss of consciousness is completely involved, ठीक है, and muscles spasm and it remains for 2 to 5 मिनट, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब बात करेंगे दूसरा पेटिट वन, बच्चों में होता है। किसमें होता है, बच्चों में, इसको अब्सेंट सीजर भी कहते हैं। इसमें भी क्या होता है, सेम है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, जैसे बड़ों में हो रहा था इसमें भी लॉस ऑफ होगा। मसल जो स्पीक, इसमें क्या होता है, बच्चों को बोलने में दिक्कत होती है, पूरा लॉस ऑफ स्पीच होता है, बच्चा कुछ बोल नहीं पाएगा थोड़ी देर के। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, मुश्किल से 1 सेकंड से लेकर 30 सेकंड के लिए होता है। सर बच्चों में होता है और 1 सेकंड से 30 सेकंड तक होता है। अगर बच्चों में इलाज नहीं करेंगे तो बड़े जल होकर इनको ग्रेड 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, बच्चे इससे बड़े होंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ सिम्टम्स जो थे मैंने आपको बता दिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड absence seizure. It is basically seen in the children's या child's. In this seizure also the loss of completely loss of consciousness and the loss of speech is generally seen and it lasts for 1 to 30 seconds. ठीक है, अब हम बात करेंगे पार्शियल या फोकल सीजर की। तो पार्शियल सीजर में बताया कि ब्रेन के किसी जनरल पार्ट से होगा, पूरे ब्रेन से नहीं होगा, इसलिए हमारी बॉडी में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होगा, कुछ ऑर्गन्स केवल हमारे अफेक्टेड होंगे। तो ये लोकली बिगेन्स होता है, नहीं हमारे बॉडी के किसी, मान लो कहीं बैठे हैं, हाथ झटकने लगा या पैर झटकने लगा या सर ऐसे होने लगा, यानी किसी एक ऑर्गन से हमारा ये बिगेन होता है, धीरे धीरे स्टार्ट होता है। तो बिगेन लोकली होता है और ये बेसिकली ब्रेन के टेम्पोरल बोन, जो हमारा ब्रेन का टेम्पोरल है ना, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल है ना, ये बोन लोब्स होते हैं। तो टेम्पोरल लोब जो होता है वो इसमें ये अफेक्ट करता है। तो इसमें क्या लिखेंगे पार्शियल सीजर में, दिस टाइप ऑफ सीजर इज जनरली seen in any one part of the brain, basically temporal lobes, and it not involved in the full brain. ठीक है, एंड इट्स सिम्टम्स स्टार्ट्स बिगिन फ्रॉम लोकल बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, ये दो प्रकार होते हैं बेसिकली, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। याद रखिएगा, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल का एक नाम और होता है जैक्सोनियन मोटर एपिलेप्सी। याद रखिएगा, जैक्सोनियन मोटर एपिलेप्सी, क्योंकि सिंपल इसके कंपाउंड अलग नाम भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सिंपल को बोलते हैं जैक्सोनियन मोटर एपिलेप्सी। तो अब ये याद रखिएगा कि जो जैक्सन थे, माइकल जैक्सन, वो बहुत सिंपल इंसान था। एक्चुअली वो सिंपल थे नहीं, लेकिन सिंपल में आप जैक्सन याद करिएगा तो जैक्सोनियन याद हो जाएगा। तो जैक्सोनियन में क्या होता है कि इसमें सर्टेन पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉर्टेक्स, यानी ब्रेन के किसी पार्ट से स्टार्ट होता है, जैसे कि कॉर्टेक्स, ब्रेन का जो कॉर्टेक्स पार्ट है, ये बेसिकली वहां से ये झटके स्टार्ट होते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम मसल्स में, कुछ मसल्स में, पूरे बॉडी में नहीं, कुछ मसल्स में, बेसिकली अंगूठों में, टोए में, आपके घुटनों में और पैर में, वहां पे झटके आने शुरू होते हैं। पूरी बॉडी में नहीं, थोड़े से स्टार्ट होते हैं। और ये इसमें कॉन्शियसनेस का कोई भी लॉस नहीं होता है और ये 1 से 2 मिनट का होता है, बस यही पॉइंट वाइज आप पॉइंट वाइज करके लिख देंगे तो आपको पूरा काम हो जाएगा। दूसरा हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स या साइकोमोटर। कॉम्प्लेक्स को साइकोमोटर भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स का नाम है साइकोमोटर। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स जो साइकोमोटर होता है वो एक अनकॉमन सा है। अनकॉमन सा मतलब है कि जल्दी बहुत रेयरली देखा जाएगा। अगर आप 1000 पेशेंट देखते हैं एपिलेप्सी के तो उसमें 2-4 ही पेशेंट निकलेंगे जिसको ये वाला होता है। इसमें क्या होता है कि उसके बॉडी में ना झटके आएंगे, ना कोई दिक्कत होगी, बस उसके कुछ अनयूजुअल सा बिहेवियर्स होगा। जैसे मतलब वो कुछ निकलेगा, उसको मतलब लगेगा कि हम कुछ खा रहे हैं और फंसा हुआ है, मतलब निकलने की कोशिश करेगा, अननेसेसरी चबाता रहेगा, ऐसे गाय नहीं करते, ऐसे वो चबाता रहेगा। तो कुछ ना कुछ उसकी जो चीविंग है, स्वेलिंग है, वो एक्सटेंसिव हो जाएगा, अनकॉमन सा हो जाएगा, बिहेवियर उसका बदल जाएगा। और उस समय उसको कुछ कंफ्यूजन होगा, बिजारे होगा, मतलब वो चीज़ों को भूल जाएगा, वो क्या कर रहा है उसको याद नहीं रहेगा। तो कुछ कंफ्यूजन और बिजारे होंगे, ये सिम्टम्स होते हैं और ये 1 से 2 मिनट तक का होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये 1 से 2 मिनट का है। ये हमारा होता है पार्शियल सीजर के 2 प्रकार। लास्ट मैंने बताया ऑलरेडी पहले कि व्हाट इज द स्टेटस सीजर, कि 30 मिनट तक चलता है। इसमें क्या होता है, मैंने कहा कि या तो झटके आपके लगातार 30 मिनट तक आते रहेंगे या झटके रुक रुक के आएंगे। पहले आया, आप दोबारा एपिसोड फिर शुरू, एक आपने संभल नहीं पाए, उसको बैठाए पेशेंट को, फिर दूसरा आ गया, फिर उसको बैठा ही नहीं पा, बैठाने वाले थे कि तीसरा आ गया। तो आधे घंटे तक होता है, उसमें ब्रेन डैमेज रहता है पूरी तरह से। और जब ब्रेन डैमेज होता है पूरी तरह से तभी ये वाले झटके आते हैं। और इन दैट केस झटके बहुत ज्यादा आते हैं तो उस केस में क्या होता है कि इंसान की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि उसकी बॉडी के ऑक्सीजन सप्लाई, बाकी मसल स्पान प्रॉब्लम बढ़ने से उसकी डेथ भी हो सकती है। तो फ्रेंड ये थे टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कन्वर्जेंट ड्रग। और ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, चाहे वो कोलोजी चाहे मेडिसिन। एंटी एपिलेप्सी का क्लासिफिकेशन बहुत बार पूछा गया, तो उसकी बहुत खूबसूरत से ट्रिक मैं आपको अपलोड ही कर चुका हूँ, आप देख भी चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ उस वीडियो का,
जहाँ पे आप इसको जाकर देख सकते हैं। तो इसका आगे वाला पार्ट जो है क्लासिफिकेशन, पहले आप लिख लीजिएगा, फिर इसके आगे लेक्चर में हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।